बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस डायग्राम से सारे समरी पढ़ेंगे हम एरिकोडोनिक एसिड की मेटाबोलाइट्स की, और इसके अलावा जो इनहिबिटर्स है, फार्माकोलॉजिक इनहिबिटर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्रिन, वो पढ़ेंगे। सही है। क्या होता है ना कि एरिकोडोनिक एसिड पहले है क्या चीज़? ये जो एरिकोडोनिक, ये एक 20 कार्बन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जो कि या हम डाइट से ले लेते हैं, या हम जो एसेंशियल फैटी एसिड है, लिनोलिक एसिड, वो ले लेते हैं, वो हमारे बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? एरिकोडोनिक एसिड। ये एग्जिस्ट कहाँ करते हैं? हमारी सेल मेम्ब्रेन की जो फॉस्फोलिपिड्स है वहाँ से बनती है। किस तरह कि जब सेल मेम्ब्रेन पर कोई भी स्टिमुलस आ जाए, चाहे वो मैकेनिकल हो, केमिकल हो, या कोई मीडिएटर हो, जिस तरह कंप्लीमेंट प्रोटीन के प्रोडक्ट है 5CA, वो इस मेम्ब्रेन को इंजर्ट करता है, तो इससे फास्फोलिपिड्स जुदा हो जाती है। वो उन फास्फोलिपिड्स पर एक एंजाइम एक्शन कर देता है, फास्फोलाइपेजेस फैमिली। इसमें जो है ना, बहुत स्पेसिफिकली A2 जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है इन फास्फोलिपिड्स को किस चीज़ में? एरिकिडोनिक एसिड में। फिर ये जो एरिकिडोनिक एसिड होता है, ये दो तरह के एंजाइम इस पर एक्ट करेंगे, या साइक्लोऑक्सीजिनेसिस या इसके अलावा लिपोक्सिजिनेसिस। साइक्लोऑक्सीजिनेसिस इससे प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएंगे, और लिपोक्सिजिनेसिस इससे क्या? ल्यूकोट्रिन्स और लिपोक्सिन्स बनाएंगे। सही है। जब इस पर साइक्लोऑक्सीजिनेज एक्ट करता है, तो ये भी दो तरह के होते हैं, एक कॉक्स 1, एक कॉक्स 2। कॉक्स 2 जो होता है ये सोली इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और कॉक्स 1 इसके अलावा होमोस्टेटिक फंक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं, साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी करता है। इसको कन्वर्ट कर देती है प्रोस्टाग्लैंडिन G2 में, फिर वो कन्वर्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में। फिर इसके बाद डिफरेंट सेल्स में ये डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट एंजाइम के एक्शंस में डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होता है। किस तरह? जो वास्कुलर एंडोथेलियम होता है वहां पर ये कन्वर्ट होता है प्रोस्टासाइक्लिन में, जिसको PgI2 बोलते हैं, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेज। से है। और ये PgI2 क्या करते हैं? एक वेजोडाइलेशन करते हैं। यहाँ पर ये एक क्या है? आर्ट्रियोल है, इसकी कैपिलरी, इसके वाल देखिए एरोज के डायरेक्शन में की दी गई है। सही, मतलब बाहर की तरफ जा रहे हैं, वेजोडाइलेशन करता है। और इसके अलावा जो प्लेटलेट होते हैं उनका एग्रीगेशन इनहिबिट करता है। आप देखिए ये प्लेटलेट है और ये एक दूसरे से दूर दूर पड़े हुए हैं। सही है। इसलिए ये इनहिबिट करता है क्या? थ्रोम्बोसिस को। नॉर्मली कैपिलरी में थ्रोम्बोसिस हमें नहीं चाहिए, हार्मफुल होता है, इसलिए ये क्या करते हैं? इनको इनहिबिट करता है। अब जब इसमें पर एक्ट करता है थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेज एंजाइम। से है, जो कि प्रेजेंट होता है प्लेटलेट्स में, फिर ये थ्रोम्बोक्सिन A2 बनाते हैं, जो कि क्या कर देते हैं? वेजो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, एरो की निशान देके और साइज ऑफ द आर्ट्रियोल देके। से है। और इसके अलावा ये क्या करते हैं? प्लेटलेट्स एग्रीगेशन करते हैं। नीचे आप प्लेटलेट्स देखे, सब कुछ जो है ना एक जगह पर एग्रीगेट हो गई है। सही है। यहाँ पर अब ये प्लेटलेट्स एग्रीगेशन करते हैं, मतलब ये थ्रोम्बोसिस बनेगा। तो नॉर्मली इसका जो होता है ना प्रोस्टासाइक्लिन, जो कि एंटी थ्रोम्बोसिस कर देता है, उसके साथ बैलेंस में होना चाहिए, ताकि क्या हो? हमारे कैपिलरीज में थ्रोम्बोसिस वगैरह ना बने। ये इसके अलावा ये जो मास्ट सेल होते हैं वहाँ पर ही कन्वर्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन D2 और E2 में, जो कि क्या कर देता है? बहुत वेजोडाइलेशन कर देता है और वास्कुलर परमेबिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है। आप लोग देखिए यहाँ पर जो एंडोथेलियल सेल है, इनके दरमियान में ये स्पेस बन गया है, जो कि क्या कर देता है? एक्सुडेशन कर देता है, और वहां पर फिर क्या बनेगा? एडेमा बनेगा। सही है। इसके अलावा ये क्या कर देते हैं? कीमोटेक्सिस ऑफ न्यूट्रोफिल्स भी करते हैं, जो D2 होता है। और E2 क्या करता था कि जब ये स्किन हाइपर सेंसिटिविटी और फेवर भी खास करता था। और पेन एंड फेवर जो होता है ये क्या है? सिस्टमिक इंडिकेशन है या मिनिस्टिफिकेशन है इन्फ्लेमेशन के लिए। सही है। अब इसके अलावा जो लाइपोक्सिजिनेज पाथवे है यहाँ पर, इसमें स्पेसिफिकली जब इस पर 5 लाइपोक्सिजिनेज एक्ट करता है, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं इस कंपाउंड में, जिसका नाम है 5 हाइड्रोपरऑक्सी इकोसाटेट्राइनोइक एसिड। से है। ये कन्वर्ट होता है एक और कंपाउंड में, जिसका नाम है 5 हाइड्रोक्सी इकोसा टेट्राइनोइक एसिड। ये कंपाउंड, हाँ, इसके अलावा फिर ये वाला जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? ल्यूकोट्रिन A4 में। से है। अब ये ल्यूकोट्रिन फर्स्ट जनरेटेड कंपाउंड है इस पाथवे में, फर्स्ट ल्यूकोट्रिन जनरेटेड है। सही है। ये वाला और ये दोनों क्या, ये वाला A4 फिर कन्वर्ट होता है B4 में, B4 और ये दोनों क्या करते हैं? कीमोटेक्सिस ऑफ द न्यूट्रोफिल्स करते हैं। सही है। इसके अलावा जो F4 होता है ये कन्वर्ट होता है C4, D4, E4 में। ये चारों क्या कर देते हैं? ब्रोंकियोस्पेज्म करता है, हमारे ब्रोंकियस के स्मूथ मसल्स की कंट्रक्शन करती है। इसके अलावा वास्कुलर परमिएबिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है। कौन सी जगह पर? वेन्यूल्स में। ये क्या है? ये हमारा ब्रोंकस है, इसको क्या किया है इन्होंने? इस तरह अंदर की तरफ स्पेज्म कैसे है, और परमिएबिलिटी को भी इंक्रीज किया है। अब ये तो ल्यूकोट्रिन्स बन गई। लिपोक्सिन किस तरह बनती है? जब इस 5-HPATE पर एक्शन करता है 12 लिपोक्सिजिनेज एंजाइम, इसको कन्वर्ट कर दिया लिपोक्सिन A4 एंड B4 में, और ये क्या कर देते हैं? इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट करता है। किस तरह इनहिबिट करता है? क्योंकि ये जो कीमोटेक्सिस ऑफ न्यूट्रोफिल्स होते हैं और उसका एडहेशन होता है इन कैपिलरीज के साथ, इनको इनहिबिट करता है।
सही है। तो इसी तरह ये क्या करता है कि इन्फ्लेमेटरी सप्रेसर है। अब ये क्या है, ये प्रीवियस लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे इनहिबिटर्स को, सही है। अब पहले प्रोस्टाग्लैंडिन की इनहिबिटर्स दो तरह के हैं, एक एस्पिरिन है और एक जो होते हैं एनसेड्स है। एनसेड क्या है, जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है। इसमें जो आइब्रोफिन है इसका नाम दिया गया है ब्रैकेट में। ये क्या कर देते हैं, ये आ जाता है और इनहिबिट कर देता है साइक्लोऑक्सीजनेसिस को। इसमें साइक्लोऑक्सीजनेसिस दोनों को, कॉक्स 1 को भी और कॉक्स 2 को भी। और ये क्या कर देते हैं, पूरी के पूरी प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, क्योंकि ये आगे का पाथवे क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। अब न्यूली इनहिबिटर्स निकली हुई है, सही है, बनाई हुई है, जो कि क्या कर देता है, कॉक्स 2 को 200 से लेकर 300 फोल्ड तक ज्यादा इनहिबिट करते हैं एज कम्पेयर टू कॉक्स 1। अब कॉक्स 1 इन्फ्लेमेशन के साथ साथ हीमोस्टेसिस में भी इन्वॉल्व था, होम्योस्टेसिस में, फ्लूइड बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस इन किडनी। लेकिन हीमोस्टेसिस के साथ इसका एक और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है कि ये जो होता है ना, गैस्ट्रिक म्यूकोजा की प्रोटेक्टर है। किस चीज से, वहां पर जो एसिड होते हैं, सही है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा को प्रोटेक्ट कर देते हैं एसिड इंजरी से, सही है। तो एक ये फंक्शन भी इसका हो गया। और कॉक्स 2 जो है ना, वो तो होली सुली इन्फ्लेमेशन के साथ रिलेटेड है। तो इसलिए सेलेक्टिव इनहिबिटर अगर वो सिर्फ कॉक्स 2 को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से ये प्रोसेस तो नहीं होगा, सही है, कम हो जाएगा इसकी प्रोडक्शन। लेकिन जो कॉक्स 1 होता है वो उसी तरह रह जाएगा जिस तरह इसी तरह इसका होमोस्टेटिक फंक्शन मेंटेन रहेगा और गैस्ट्रिक म्यूकोजा की प्रोटेक्शन मेंटेन रहेगा, तो हमें अल्सरेशन वगैरह नहीं होगा। लेकिन इससे ज्यादा इसका एक बड़ा हार्मफुल इफेक्ट होता है। ये जो कॉक्स 1 होता है ना, ये असल में इस स्टेप में इन्वॉल्व होता है, सही है, मतलब थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस के। और ये जो कॉक्स 2 होता है ये इस स्टेप में इन्वॉल्व होता है, प्रोस्टाक्साइक्लिन में। तो जब हम सेलेक्टिव दे देंगे तो फिर कॉक्स 2 इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन इनहिबिशन है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, सही है। फिर थ्रोम्बोसिस बनेगा, मतलब ये एरो इस कंडीशन में आ जाएगा, सही है। दूसरी बात, और जो थ्रोम्बोक्सिन है, क्योंकि वो मीडिएट थ्रू कॉक्स 1 होता है, तो ये बनेगा, तो थ्रोम्बोक्सिन जब बनेगा तो ये क्या है, ये तो एग्रीगेटिंग करता है, एग्रीगेटिंग एजेंट है, जिसकी वजह से क्या बनेगा, थ्रोम्बोसिस बनेगा। और इसकी वजह से डिफरेंट कोरोनरी डिजीजेस और जो सेरेब्रल डिजीज होते हैं वो हमें काज हो सकते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोस। इसलिए हमें इसको ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जिनमें जो है ना कार्डियोवास्कुलर रिस्क नहीं है, और हम इसे उन्हें दे दें और उनको रिस्क बढ़ाए, सही है, ताकि उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाए। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लिपोक्सिजीनेज पाथवे की इनहिबिटर्स पर, सही है। अब लिपोक्सिजीनेज एंजाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम था वो कौन था, पाइप लिपोक्सिजीनेज, जो इसको कन्वर्ट कर देता था इस वाली पाइप HPETE पर में। इसकी जो इंसेट वगैरह है इस पर इनहिबिट नहीं करती, लेकिन न्यू इनहिबिटर डेवलप किया गया है ज़िलियोफ्टिन, जो इसको इनहिबिट करते हैं। और यूज होता है किस चीज में, एस्थमा की में, क्योंकि ये डेवलप करता था किस चीज को, ल्यूकोट्रिन F4 को, जो कन्वर्ट होता था C4 D4 E4 में। और ये क्या करता था, ब्रोंकोस्पाज्म करता है, जिस ये जो क्या है एस्थमा, इससे हो जाता है रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी। तो जब हम ज़िलियोफ्टिन दे देती तो ये इनहिबिट कर देता, ब्रोंक्योडाइलेशन हो जाता, और इस तरह हमें एस्थमा से रिलीफ मिल जाता। इसके अलावा जो ल्यूकोट्रिन्स की रिसेप्टर्स होते हैं उनके लिए भी क्या होते हैं, ये तो आकर इसको इनहिबिट करता है, सही है। लेकिन जो मोनोलोकास्ट है वो जाकर जो ल्यूकोट्रिन्स के रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, मतलब ल्यूकोट्रिन के रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट है, ल्यूकोट्रिन के लिए एंटागोनिस्ट हो गया, तो उनके रिसेप्टर ब्लॉक कर देते हैं। तो इस वजह से ये ल्यूकोट्रिन्स की प्रोडक्शन नहीं होती। जब प्रोडक्शन नहीं होती तो इसलिए भी ये ल्यूकोट्रिन F4 नहीं बनेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, ब्रोंकोस्पाज्म नहीं होगा, ब्रोंकोस्पाज्म नहीं होगा, फिर एस्थमा नहीं होगा। तो एस्थमा में मोनोलोकास्ट भी यूज होता है। इसके अलावा कोई कार्टिकोस्टेरॉइड है जो कि ब्रॉड टर्म एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स है, जो कि क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन मतलब जीन्स की लेवल पर ब्लॉकेज आता है। क्या करते हैं कि ये जो फॉस्फोलाइपेसिस है A2 वाला, ये भी ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से एरिकिडोनिक एसिड नहीं बनेंगी। इसके अलावा जो डिफरेंट क्या है, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जैसी है, इंटरल्यूकिन 1 या ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर हो गया। इसके अलावा वो क्या कर देता है, एक इंजाइम था इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता था, उनको भी इनहिबिट करता है, सही है। अल्लाह हाफिज।